अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लास्ट ईयर जो पेपर्स थे, तो उनमें से बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो चुके थे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमनली उसमें से जो क्वेश्चंस थे हार्ट से रिलेटेड थे, जिस तरह देखिए ये एक क्वेश्चन कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ हार्ट, इसी तरीके से हार्ट की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी थिकेस्ट लेयर कौन सा है ये भी डिस्कस करेंगे, सराउंडिंग वॉल कौन सा है हार्ट का, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है हार्ट का, वॉल्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और इसी तरीके से माइट्रल वॉल और ये जितने भी वॉल्स है पल्मोनरी वॉल, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रेशर से रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे कि वेन या आर्टरी कहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रेशर होता है हार्ट के अंदर और सबसे लोएस्ट प्रेशर कहाँ पे होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है, सबसे वीकेस्ट चैम्बर कौन सा है, कहां पर हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और कहां पे सबसे कम होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जब हार्ट पंप करता है तो सबसे ज्यादा ब्लड कहां पे पहुंचता है और किस ऑर्गन को कितना कितना ब्लड मिलता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में होता है, बाकी हार्मोन से रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे कि हार्ट बीट यानी हार्ट रेट को कौन से हार्मोन इंक्रीज करते हैं, कौन से डिक्रीज करते हैं। पार्किंसन डिजीज को भी डिस्कस करेंगे। एंजाइना ये क्या चीज है, किस तरह से होती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कौन सी एंगल पे मैक्सिमम होता है, कौन सी एंगल पे मिनिमम होता है, इसका कंसेप्ट क्या है। इसी तरीके से इसके ऊपर कौन से पॉसिबल एमसीक्यू है जो आपकी इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। गैल्वेनोमीटर को भी डिस्कस करेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी कैसे चेंज होती है, इंक्रीज कैसे होती है, डिक्रीज कैसे होती है। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर के ऊपर, एमीटर के ऊपर और वोल्ट मीटर के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं लास्ट ईयर, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बताता जाऊं तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 23 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन, मींस 23 जुलाई तक आप किसी भी डेट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये होगा कि पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर अभी आप लोग अप्लाई कर लेते और आपको टेस्ट डेट थोड़ा जल्दी मिल जाए तो फिर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग साथ एमडीकेट और नम्स की भी तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में अप्लाई करें। और अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे, इस तरह का सेंटर आपको सेलेक्ट करके देंगे जहां पे मेरिट कम हो और आपके टेस्ट इजीली क्लियर हो जाए। और इस तरीके से हम आपको अप्लाई का डेट भी बताएंगे कि कौन से डेट को अप्लाई करनी चाहिए। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सिलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। तो इसलिए अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो या अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो भी आप लोग अप्लाई ना करें, हम आपको सेंटर, डेट, सारी चीजें बताएंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई में मेन चीज ये है ना कि ये इन्होंने तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का टाइम दिया, 16 जून से लेकर 23 तक, ये 1 महीने से ज्यादा टाइम बंदे। तो ये उन्होंने कोई रैंडम नहीं दिया कि चले स्टूडेंट को 40-50 दिन का गैप दे दे। ये उन्होंने इसलिए दिया है ताकि आप सोच समझ कर अप्लाई करें। तो ये सोच समझ आपने भी रखनी है। ठीक है, अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते, वो पहले अप्लाई कर लेते क्योंकि वेबसाइट ने तो भागना है ना, वेबसाइट तो भाग जाएगा आपसे, वेबसाइट ने कहीं पे भी नहीं भागना ना, इस पे सीट खत्म होनी है, आप किसी भी डेट पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें निहायत ही आप लोग अक्लमंदी का मुजाहरा करें, इसमें आप लोग स्मार्ट बने। क्योंकि देखिए, अगर आप लेट सपोज आखिर में अप्लाई कर लेते हो ना, तो इसका फायदा आपको क्या होगा, आपसे पहले लड़के टेस्ट दे के आएंगे, वापस पर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आए थे, तो हमें मिल जाते, तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही जो आपने कवर नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। चौथी चीज, इसमें आप लोगों का मकसद सिर्फ टेस्ट पास करना तो नहीं है ना, अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने। तो ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आपने ज्यादा स्टडी करनी और ज्यादा स्टडी के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। तो इसलिए आप लोग अप्लाई पे जल्दी ना करें और सोच समझकर आपने ऐसे सेंटर में अप्लाई करनी है जहां पर आपका मेरिट बने, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करने से और रैंडम अप्लाई से कुछ नहीं होता। बाकी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूं आर्मी मेडिकल कॉलेज की, एएफएनएस की और एम कैडेट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद से सारे स्टेप्स क्लियर कर चुका हूं, एएमसी से क्वालिफाइड हूं। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि जो तैयारी हम आपको करवाएंगे या जो गाइडेंस हम आपको देंगे, उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पहले हमारे डेमो नोट्स चेक कर ले और हमारे डेमो लेक्चर्स चेक कर ले। अगर आपको पसंद आ जाए और आपको समझ आ जाए तो उसके बाद आप हमारे फुल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पिछले 5 साल के पास पेपर्स को हमने स्कैन किया हुआ है। ठीक है, हम एकेडमिक को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स हैं उनको हम स्कैन करते हैं। वहां से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो, जिस तरह यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज
हार्ट के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आए हैं पिछले 5 सालों में, तो उन सब को हमने एक जगह पे इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। इसी तरीके से फिर उसके बाद देखें गैल्वेनोमीटर के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए तो सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर हमने दिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर तो पिछले 5 सालों के पास पेपर में जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं और उन रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए होते हैं तो उस सब के सब हम इसी तरह से एक वीडियोस के अंदर अपने कंपाइल करके आप लोगों को सेंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी देते हैं, अगर ज्वाइन करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसी तरह से यूट्यूब पे हम आपको डेमो लेक्चर के अंदर जिस तरह प्रोवाइड कर रहे थे इसी तरह हमारे ऑनलाइन तैयारी के अंदर होगी। तो अभी हर्ट के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 5 सालों में बार बार ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया तो कभी दूसरा, तो इसलिए जो हम आपको तैयारी करवाएंगे उसमें हम इसी तरह के सेलेक्टेड टॉपिक्स और जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर करेंगे और उसके ऊपर एक जगह पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन हम पहले पढ़ ले, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ ले, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ ले। अगर एक टॉपिक के साथ आप सारे एमसीक्यूज कवर कर लेते हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, जिस तरह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की वो कौन सी लेयर है जिसके अंदर कंट्रैक्शन होती है? तो याद रखिए कंट्रैक्शन हमेशा मसल्स के अंदर होती है। ठीक है, मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होती है ना, मसल्स की फंक्शन भी यही है कंट्रैक्शन। तो अभी देखिए हार्ट के अंदर आपके पास कौन से मसल्स होते हैं? कार्डिक मसल्स होते हैं। तो कार्डिक मसल्स हार्ट के कौन से लेयर में होते हैं? मायोकार्डियम में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अभी इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करके आपसे पूछा जाए कि कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ हार्ट, तो आपका आंसर होगा मायोकार्डियम। ठीक है, इसी तरीके से अगर और क्वेश्चन आपसे पूछे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सा है? मायोकार्डियम। ठीक है, याद रखिए इसके ऊपर अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट वो अलग चीज है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सी है? वो मायोकार्डियम है। चैम्बर में आपसे ये पूछा जाता है कि राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट या थिकेस्ट चैम्बर कौन सा है? और अगर लेयर का पूछे तो लेयर आपके पास मायोकार्डियम है। तो ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं इनिशियल टेस्ट में और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर लेते हैं और इसके अंदर एक ही ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए द कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द हार्ट, कंट्रैक्टाइल में मतलब यह है कि हार्ट की वो लेयर जिसके अंदर मसल्स है, जिसकी कंट्रैक्शन हो। तो हार्ट के अंदर कौन से मसल्स है? कार्डिक मसल्स है। तो अभी हम कार्डिक मसल्स के फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको पता है कार्डिक मसल्स जो है तो इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर है, ये यूनिट से बना होता है, उस यूनिट का नाम क्या है? सार्कोमियर। तो द फंक्शनल यूनिट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सार्कोमियर जो है यही ओरिजिनल में वो कंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट इसका यही है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, तो इस तरीके से ये फंक्शनल यूनिट है हार्ट का सार्कोमियर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमारे पास जो कार्डिक मसल्स है ये मोनोन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड स्ट्राइएटेड है। मोनोन्यूक्लिएटेड और स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है? इस तरह की स्ट्राइएशन होगी उसके ऊपर। ठीक है, और हर स्ट्राइएशन के अंदर आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा मोनोन्यूक्लिएटेड। जिस तरह स्केलेटल मसल्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइएटेड भी है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइएटेड मसल्स कौन से? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएटेड ये आपके पास स्केलेटल मसल है। लेकिन मोनोन्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएशन, ये क्रॉस स्ट्राइएशन आपको नजर आ रही है ना, देखिए ये क्रॉस स्ट्राइएशन आपको नजर आ रही है ना, ये एक सेल है जो आपको नजर आ रहा है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और ये इसके अंदर देखिए क्रॉस स्ट्राइएशन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मोनोन्यूक्लिएटेड, ठीक है, और इसके अलावा स्ट्राइएटेड ये आपके पास कार्डिक मसल्स है। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएटेड ये आपके पास स्केलेटल मसल्स है। और ये डायग्राम भी आप लोग याद रखें क्योंकि ये अक्सर ये आपके इनिशियल टेस्ट में आपको इस तरह का तस्वीर भी दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मसल। इससे पहले एक लेक्चर में इसके ऊपर बना चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है कि आप लोगों ने तस्वीर से मसल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपको तस्वीर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें लेट सपोज स्मूथ मसल्स कौन से, कार्डिक मसल्स कौन से, तो भी आप लोगों ने करने। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशन नहीं होती, कार्डिक मसल्स में आपके पास स्ट्राइएशन होगी, ये स्ट्राइएशन, लेकिन न्यूक्लियस एक होगा। इसके अलावा स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन होगी लेकिन न्यूक्लियस ज्यादा होंगे। ठीक है, बाकी कार्डिक मसल्स को मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं। मायोजेनिक मसल्स का मतलब क्या है? मायोजेनिक मसल्स का मतलब ये है कि ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करते हैं। आपको पता है कि ऐसे नोड के अंदर आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर एवी नोड के अंदर जाता है, फिर एवी नोड से फरकंजी फाइबर्स के थ्रू जाता है, इसी तरह पूरे हार्ट कंट्रैक्ट करता है। इसको बाहर से करंट की जरूरत नहीं है बल्कि खुद अपने अंदर करंट को प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको मायोजेनिक भी कहते हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स और मायोजेनिक मसल्स क्यों? क्योंकि ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करते हैं।
तो अगर आपसे पूछे कि आइडेंटिफाई द मायोजेनिक मसल, इस तरह का डायग्राम आपको दिया हो और आपसे पूछे कि मायोजेनिक मसल्स कौन से, तो मायोजेनिक मसल्स का मतलब ये है कि कार्डियक मसल्स, ठीक है। और क्यों मायोजेनिक मसल्स है? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन एक्शन पोटेंशियल, दे डू नॉट नीड द इनपुट, ठीक है। तो ये खुद अपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। बाकी एसए नोड के अंदर आपके पास जनरेट होता है, एवी नोड में जाता है, एवी नोड से फर्कंजी फाइबर्स के अंदर जाता है। तो इसलिए एसए नोड को हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन सा है? एसए नोड। अगर एसए नोड काम करना छोड़ दे तो फिर एवी नोड होगा, अगर एवी नोड भी काम करना छोड़ दे तो फिर फर्कंजी फाइबर्स होगा, ठीक है। तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन सा होता है? जिसकी एक्शन पोटेंशियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर एसए नोड की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और याद रखिए अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एवी नोड कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि एवी नोड का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि एसए नोड आर्टरिया के अंदर है, आर्ट्रियम के अंदर, और एवी नोड वेंट्रिकल के अंदर है। तो याद रखिए ये दोनों आपके पास आर्ट्रियम के अंदर है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम के अंदर है। तो ये चीजें आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल होने वाली है, इसके ऊपर आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आपके पास देखिए स्टार्ट में आपके पास ऐसे नोड होता है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे डेमो नोट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डेमो नोट्स मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारे कंप्लीट नोट्स बाय कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट नोट्स के अंदर देखिए हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे, और जिस तरह यूट्यूब पर मैं डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, इसी तरीके से हमारे तमाम क्वेश्चंस के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स लिखी, और उन ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। और इन 300 क्वेश्चन से 100% आपको वर्बल नॉन वर्बल लेके कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पैर से आ जाए। इसके अलावा हम आपको कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स भी देंगे, और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे। जो सेंटर हम आपको बताएंगे उसी सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे, और टेस्ट से एक दिन पहले सिलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा अगर किसी चीज की समझ नहीं। इन नोट्स की जो फीस है 5500 फी है। इसमें ये 4 सेट्स के नोट्स देंगे। ये देखिए एकेडमिक आ जाता है इसके अंदर, इनमें ये 4 सेट्स के नोट्स होंगे, ठीक है। देखिए ये एकेडमिक आ जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है, नॉन वर्बल आ जाते हैं, और वर्बल। ये पर्सनालिटी टेस्ट आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर होता है, ठीक है, इसको ओपीआई भी कहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, जिस तरह हमारे पहले स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जो नोट्स देंगे उसी से आपका टेस्ट आएगा और आपका टेस्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट, सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, बल्कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने ताकि आपका नाम मेरिट में आ जाए। और इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, एक तो आपके सेंटर के हिसाब से होगी। सेंटर के हिसाब से तैयारी का यही मतलब है कि आपके ज्यादा मार्क्स आ जाए। कोई रैंडम तैयारी आपको नहीं करवाएंगे कि बस आपको पता ही ना हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये मेरा टेस्ट में आना है या नहीं आना। तो इंशाल्लाह अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो और आपका नाम मेरिट में है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। ये देखिए हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट थे जो अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनके रिव्यूज हैं। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, तकरीबन 250 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वस्सलाम। पर आर्टरियो वेंट्रिकुलर जंक्शन है ना, वहाँ पे आपके पास एवी नोड होता है। तो ये दोनों आपके पास लेफ्ट आर्टरियम के अंदर होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर नहीं होते। तो अक्सर ये एवी नोड में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो आपके पास वेंट्रिकल के अंदर है। तो ये आपका हो गया सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द हार्ट कौन सा है? मायोकार्डियम। स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट भी मायोकार्डियम है। थिकेस्ट लेयर कौन सा है? अगर थिकेस्ट लेयर का पूछे तो देखिए थिकेस्ट लेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर्स में आपने कंफ्यूज नहीं हुआ। थिकेस्ट लेयर आपके पास कौन सा है? लेफ्ट फ्रंटिकल। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका हो गया। ये कार्डिक मसल्स है। कार्डिक मसल्स हमारे पास देखिए मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्ट्राइएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे पास उसमें स्ट्राइएशन नहीं होते, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने साथ लिखते जाए, यही आपके एमसीक्यूज है जो टेस्ट में आएंगे, ठीक है। कार्डिक मसल्स को मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं क्योंकि अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकते हैं। एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एवी नोड में जाता है, एवी नोड से फर्कंजी फाइबर में जाता है। एसए नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा एसए नोड और एवी नोड दोनों लेफ्ट एट्रियम में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए इस एक पेज के ऊपर एमसीक्यूज। और ये सारे एमसीक्यूज जो जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पिछले 5 साल में बार बार रिपीट हो चुके हैं, सारे वही पॉइंट्स हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको हर्ट शो किया है। हर्ट के ऊपर आपको एक लेयर नजर आ रहा है, देखिए एक थैली की तरह, शापर की तरह आपको नजर आ रहा है। इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये एक शापर की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हार्ट पड़ा होता है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर और हम देखते हैं, अभी इसकी यहाँ से मैंने क्रॉस सेक्शन लिए ना, यहाँ से मैंने हार्ट को कट करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये जो बाहर आपको पाउच नजर आ रहा है ना, तो ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये जो व्हाइट नजर आ रहा है आपको, ये चीज है।
पेरिकार्डियम के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जिस तरह हम गाड़ी में मोबाइल डालते हैं ना, मोबिलिन वगैरह डालते हैं, मोबाइल डालते हैं, तो इसका काम यही है लुब्रिकेशन, कि ये हार्ट की मूवमेंट को स्टेबल करे, स्टेबलाइज करे, ठीक है। पेरिकार्डियम का मतलब मकसद क्या है, इसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट मूवमेंट करता है लेकिन ये अपनी जगह फिक्स है, तो ये हार्ट को एक जगह पे फिक्स रखा होता है इसने, और इसके अंदर फ्लूइड होता है तो हार्ट की स्मूथ मूवमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे बाहर क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो याद रखिए ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम। फिर देखिए आपके पास हार्ट के 3 लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो आपके पास बाहर वाला लेयर होता है, ठीक है, वो क्या कौन सा है, तो सबसे बाहर वाला लेयर आपके पास आ जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम के बाद पेरिकार्डियल कैविटी आ जाती है, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी के बाद ये देखिए ये तो बाहर की चीज है ना, अभी हार्ट के जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो ये थी नहीं, सबसे पहले एपिकार्डियम है, ठीक है। फिर उसके बाद मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम के ऊपर आपके पास कार्डियक मसल्स होते हैं, और ये सबसे देखे थिकेस्ट लेयर, देखे थिकनेस किसकी ज्यादा है, इसकी है ना, तो इसलिए ये सबसे स्ट्रांगेस्ट लेयर भी है और ये सबसे थिकेस्ट वर है, ठीक है। तो स्ट्रांगेस्ट लेयर कौन सा है आपके पास, मायोकार्डियम, ठीक है, और थिकनेस भी इसकी ज्यादा है। बाकी चैम्बर की अगर बात करें तो सबसे स्ट्रांगेस्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरीके से थिकेस्ट वाल कौन सा है, थिकेस्ट वाल, देखिए यहाँ पे थिकनेस इसकी सबसे ज्यादा है। फिर सबसे अंदर आपके पास होता है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हो गए, देखिए लेट सपोज अगर मैं इस तरह का हार्ट ड्रा कर लूँ ना आपके सामने, ये मैंने लेट सपोज, खैर ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, अगर मैंने हार्ट ड्रा किया और यहाँ से मैं ये उठा लूँ तो सबसे अंदर मेरे पास कौन सा होगा, सबसे अंदर मेरे पास होगा विच लेयर, एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम के बाद कौन सा होगा, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बाद क्या होगा, एपिकार्डियम। फिर यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड के बाद आपके पास पेरिकार्डियम होगा, ठीक है। तो पेरिकार्डियम इज द आउटर प्रोटेक्टिव पाउचिंग, ठीक है। और हार्ट का जो आउटर लेयर है वो कौन सा है, एपिकार्डियम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, तो एपिकार्डियम, क्योंकि ये तो हार्ट का अपना लेयर है ना। और अगर आपसे पूछे कि द आउटर प्रोटेक्टिंग पाउच ऑफ द हार्ट इज, तो पेरिकार्डियम, क्योंकि पेरिकार्डियम हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, हार्ट के मसल्स के अंदर नहीं है, बल्कि हार्ट के बाहर एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। हार्ट के बाहर शापर की तरह, शापरनुमा या एक बेग की तरह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो आपका आंसर होगा एपिकार्डियम, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पाउचिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, तो पेरिकार्डियम, और यहाँ पे ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड में आपके पास इन्फेक्शन हो जाए तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इफ्यूजन हो जाए, अगर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाए तो आपके पास हार्ट को ये प्रेस करेगा, हार्ट को कंप्रेस करेगा, तो हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में लिखा है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने एक दूसरा आपके पास तस्वीर ऐड किया हुआ है, तो ये तस्वीर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इसमें लेबलिंग हुई है, तो ये लेबलिंग आप लोगों ने याद रखना है, आपके टेस्ट में कोई भी पूछा जा सकता है। याद रखिए जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये तो आपके एमडी कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके एमडी कैट के लिए भी जरूरी है, इसके अलावा आपके नम्स के टेस्ट के लिए भी, और आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए तो ऑलरेडी हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तस्वीर आप लोग याद रख ले, अक्सर नम्स के टेस्ट में भी ऐसा होता है कि आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया जाता है, और वहाँ पे आपको लेट सपोज अगर इस तरह का कहे कि ए, आप बताए कि ए नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, या अगर आपसे पूछे कि बी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, या आपसे पूछे सी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, डी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इस तरह की लेबलिंग होती है और आपको बताया जाता है कि आप बताए कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर ये आपके पास होगा ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे देखे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह का एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, राइट आर्ट्रियम, ये डायग्राम आप अपने साथ बनाए, आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी देखिए इसके बीच में यहाँ पे एक वाल है, एक यहाँ पे वाल है, ठीक है। अभी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पे, ये आप लोगों से अक्सर एमसीक्यू पूछता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये, तो ये दो स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से आप देखें ये यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यहां से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से फिर आपके पास कहां पे जाएगा, आगे के जो स्ट्रक्चर्स है वहां पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए
राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, ठीक है, लंग से दोबारा फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए लंग से ब्लड आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया तो फिर यहाँ से आएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम आपके लिए बना लिया, अभी इसकी मदद से हम इंतहाई आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखें एक वॉल यहाँ पे है, एक वॉल यहाँ पे है, एक वॉल यहाँ पे हो गया, एक वॉल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी इनके वॉल्स के हम नाम याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मैं आपको वॉल्स बताता हूँ, ये 4 वॉल्स है, 1 2 3 4, एक एक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे देखें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व इसको कहते हैं बाई कस्पिड, ठीक है, बाई कस्पिड, या और क्या कहते हैं इसको कहते हैं माइट्रल वाल्व, ठीक है, बाई कस्पिड और माइट्रल वाल्व, ठीक है, ये हो गया। बाकी उसके बाद आप लोग देख लें यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व है इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोगों क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ना पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि द वाल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी इज, तो पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वाल्व है उसको क्या कहता है, तो ये आपके पास क्या है, एओर्टिक वाल्व, ठीक है। एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एओर्टिक वाल्व, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो ये सारे आपके वाल्व्स हो गए, ठीक है। अभी राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है देखे, तो ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में राइट वेंट्रिकल राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा से। यहाँ से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, ठीक है। ये सारे आपके एमसीक्यूज है। लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, फिर आ जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से ब्लड चला जाएगा पूरे बॉडी में, ठीक है। तभी आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में और यहाँ से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, तो इसलिए सबसे थिक सबसे स्ट्रांगेस्ट लेयर ऑफ हार्ट कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के, ठीक है। तो पूरी बॉडी को अगर देखें आपके बाल में भी ब्लड जाएगा और आपके नीचे नाखून में भी ब्लड जाएगा, तो इसको कितनी जोर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे जो स्ट्रांगेस्ट लेयर है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द स्ट्रांगेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आर्टरी हैज द हाईएस्ट प्रेशर, तो एओर्टा के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए और भी यहाँ पर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, तो ये सारे तो आपके हो गए, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास सुपीरियर वेना केवा आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको डिस्कस कर लिया सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये देखिए ये आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ये आपके पास पल्मोनरी वाल्व हो गया, ये आपके पास एओर्टिक वाल्व होगा, ये माइट्रल या बाइकैप्सिड वाल्व होगा, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो आपके हो गए। अब ये आपके पास एओर्टा है, ये अक्सर एओर्टा का स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है कि आप आइडेंटिफाई कर लें, इसके ऊपर इस तरह से ए लिखा होता है कि आइडेंटिफाई द लेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप लोग अगर मैं आपको असाइनमेंट दे दूं कि आप मुझे बताएं कि पल्मोनरी आर्टरी कितनी है, क्योंकि ये जब हम जिस टाइम इनिशियल टेस्ट दे रहे थे ना, तो उस टाइम ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आता कि पल्मोनरी आर्टरीज कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का असाइनमेंट है, पल्मोनरी आर्टरीज कितने हैं और पल्मोनरी वेन्स कितने हैं। आगे लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोग चेक कर लें। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए ये पल्मोनरी वेन्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। पल्मोनरी आर्टरीज एक ये है, एक ये है। तो हर लंग के लिए 2 पल्मोनरी वेन्स होते हैं और 1 पल्मोनरी आर्टरी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पल्मोनरी आर्टरीज कितने हैं, तो 2। अगर पूछे कि पल्मोनरी वेन्स कितने हैं, तो 4। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग की किताब में दी गई होती है, लेकिन अक्सर लिखा नहीं होता इसको, तो आप इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। देखिए इंतहाई आसानी से ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना लिया है। अगर ये डायग्राम आपको याद हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अभी देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो देखिए मैंने थिकेस्ट लेयर आपको बता दिया ना, थिकेस्ट लेयर कौन सा है हार्ट का, मायोकार्डियम। क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा थी ना, आपने वो पीछे डायग्राम में देख लिया था ना। सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी थी, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, कार्डियक मसल से, और कार्डियक मसल से रिलेटेड मैंने आपको क्या बता दिया कि ये आपके पास ट्राइएटेड होते हैं और ये आपके पास मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड।
इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल्स भी आपके पास क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन वो आपके पास क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में भी आपके पास क्या है, स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। अच्छा देखिए बाकी क्या है, द वॉल सराउंडिंग द हार्ट इज, तो देखिए ये एमसीक्यूज आया है कि ओ वॉल जो हार्ट को सराउंड करता है तो क्या है, पेरिकार्डियम है, ठीक है, द वॉल सराउंडिंग द हार्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो फिर आपका होगा एपिकार्डियम। द वॉल सराउंडिंग द हार्ट मीन्स आपसे लेयर का नहीं पूछा कि हार्ट की कौन सी लेयर है, आपसे पूछा गया कि कौन सा वॉल जो है हार्ट को सराउंड करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि पेरिकार्डियम एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है और उसके साइड पे एक फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हार्ट की मूवमेंट को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो हार्ट को स्टेबल करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि हार्ट को स्टेबल करता है। मेडियास्टिनम क्या है, चेस्ट के अंदर वो रीजन जहां पे हार्ट पड़ा हुआ है तो उस पूरे रीजन को मेडियास्टिनम कहते हैं, ठीक है। ये इसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है ताकि रबिंग ना हो, क्योंकि जाहिर किसी बात है हार्ट मूवमेंट करता है, तो अगर ये फ्लूइड ना होता तो हार्ट की मूवमेंट दर्दनाक होती, ठीक है, दर्द महसूस होता आपको। तो इसलिए इसका काम क्या है, क्या ये हार्ट की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है और हार्ट को बाकी स्ट्रक्चर से सेपरेट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक शापर के अंदर पड़ा हुआ है, तो जिस तरह हम शापर के अंदर मुख्तलिफ चीजें डालते हैं ताकि एक दूसरे से अलग हो, तो इसलिए इसने जो मेडियास्टिनम के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स है, आपका लंग हो गया, बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, तो उससे सेपरेट करता है, ठीक है। और ये जो पेरिकार्डियम है इसके दो लेयर्स होते हैं, फाइब्रस लेयर्स और सीरस लेयर्स, ठीक है। तो याद रखें, जस्ट ये याद रखें कि इसके दो लेयर्स होते हैं, फाइब्रस और सीरस लेयर, ठीक है। बाकी आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी तस्वीर दोबारा से दी है, ये जो बाहर आपको पाउच नजर आ रहे हैं, ये वाल नजर आ रही है व्हाइट कलर का, ये आपके पास क्या है, ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, दो लेयर्स होते हैं, ठीक है, और इन दो लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, फाइब्रस और सीरस लेयर होता है। अच्छा देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसने ब्लड को सप्लाई करना होता है कहाँ पे, एओर्टा में, और एओर्टा से ब्लड कहाँ पे जाता है, पूरी बॉडी में, फुल बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, क्योंकि इसने ब्लड को बहुत ज्यादा इलाके में फैलाना होता है, ठीक है। बाकी आपको मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर आपसे पूछे कि सबसे हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, तो एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा में सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि विच आर्टरी हैज द हाईएस्ट प्रेशर, तो एओर्टा, ठीक है। और याद रखिए आर्टरी और वेन के मुकाबले में हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, आर्टरी में होगा, वेन में प्रेशर कम होता है, ठीक है। आर्टरीज जो है ये डीप होती है, ये बॉडी में डीप होते हैं, और जो बॉडी के ऊपर आपको नजर आते हैं ना सुपरफिशियल, ये जो ब्लू ब्लू नजर आ रही है, ये वेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखें। तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे थिकेस्ट लेयर, तो थिकेस्ट लेयर आपके पास कौन सा है, मायोकार्डियम। स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में क्या होता है, एओर्टिक वाल्व होता है, ठीक है, एओर्टिक वाल्व, ठीक है, एओर्टिक वाल्व। इस तरीके से आपको मैंने बताया कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, माइट्रल वाल्व या बाई कास्पिड वाल्व, ठीक है। वर्बल के वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, तो तकरीबन 7-8 क्वेश्चंस है जो मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर लगाए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है। तो आपका ऑप्शन होगा टू किल जर्म्स, ठीक है, टू किल जर्म्स, ये आपका आंसर होगा वहां पर, ठीक है। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो आपका आंसर होगा फॉर ग्रूमिंग, ठीक है। एजुकेशन तो हर जगह से हासिल की जा सकती है, लेकिन मेन मकसद वहाँ पे ये होता है कि ग्रूमिंग हो, तो ग्रूमिंग में एजुकेशन प्लस उनकी डेवलपमेंट सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर इज यूज पर, तो देखिए आपका आंसर होगा करंट अफेयर्स। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं नॉलेज, तो नॉलेज नहीं है। देखिए न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते ताकि हमें पता चल जाए कि आसपास क्या हो रहा है। तो अगर करंट अफेयर्स का ऑप्शन ना हो तब फिर आपने नॉलेज टेक करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कार इज यूज फॉर, तो देखिए ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी देखिए 90% ऑफ 90, तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि इस 90 का पहला डिजिट जो कि 9 है, इस दूसरे के 90 के पहले डिजिट वो भी 9 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि 30% ऑफ 30, तो आपका आंसर क्या होगा, 30% ऑफ 30 किस तरीके से मालूम करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने मालूम करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + 2/2। तो इस किस्म के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप लोगों ने डमास रूल से सॉल्व करना है। डमास रूल क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम डिवीजन कर लेंगे, तो 2 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम एडिशन करेंगे, तो 2 + 1 = 3।
तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 2/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके वर्बल के मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर इनिशियल टेस्ट में आते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ज्यादातर क्वेश्चंस को गलत करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर टू किल जम्स की बजाय प्रिजर्वेशन लिख देते हैं कि मिल्क को स्टोर करने के लिए हम उसको बॉयल करते हैं। टू किल जम्स इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है, प्रिजर्वेशन नहीं। इसी तरीके से वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो ग्रूमिंग की जगह एजुकेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका बेस्ट आंसर क्या है, एजुकेशन। इस तरीके से न्यूज़पेपर इज यूज पर वो करंट अफेयर्स की बजाय नॉलेज के ऊपर टिक कर देते। कार इज यूज पर तो ट्रेवल, ठीक है, 90% आप 90, तो उसका उनको पता नहीं होता। तो ये शॉर्टकट ट्रिक था परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस का, कि आप लोगों ने इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9,981। इस तरीके से अगर पूछे 30% आप 30, तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 40% आप 44, 4 16। तो इस तरीके से आप लोगों ने मालूम करना है, ठीक है। इसी तरीके से देखें ये वाला क्वेश्चन 2 + 2/2, ये हमने डमास रूल से सॉल्व किया। डमास रूल में क्या है, सबसे पहले हमने डिवीजन करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ ले, अगर यहाँ पे आपको अभी तक किसी भी किस्म के मसला हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे डेमो नोट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डेमो नोट्स मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारे कंप्लीट नोट्स बाय कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट नोट्स के अंदर देखिए हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे, और जिस तरह यूट्यूब पर मैं डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, इसी तरीके से हमारे ये तमाम क्वेश्चंस के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स लिखी, और उन ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। और इन 300 क्वेश्चन से 100% आपको वर्बल नॉन वर्बल लेके कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पैर से आ जाए। इसके अलावा हम आपको कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स भी देंगे, और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे, जो सेंटर हम आपको बताएंगे उसी सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे। और टेस्ट से एक दिन पहले सिलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा अगर किसी चीज की समझ नहीं। इन नोट्स की जो फीस है 5500 फी है। इसमें ये 4 सेट्स के नोट्स देंगे, ये देखिए एकेडमिक आ जाता है इसके अंदर, इनमें ये 4 सेट्स के नोट्स होंगे, ठीक है। देखिए ये एकेडमिक आ जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है, नॉन वर्बल आ जाते हैं, और वर्बल। ये पर्सनालिटी टेस्ट आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर होता है, ठीक है, इसको ओपीआई भी कहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, जिस तरह हमारे पहले स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जो नोट्स देंगे उसी से आपका टेस्ट आएगा और आपका टेस्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, बल्कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने ताकि आपका नाम मेरिट में आ जाए। और इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, एक तो आपके सेंटर के हिसाब से होगी, सेंटर के हिसाब से तैयारी का यही मतलब है कि आपके ज्यादा मार्क्स आ जाए। कोई रैंडम तैयारी आपको नहीं करवाएंगे कि बस आपको पता ही ना हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये मेरा टेस्ट में आना है या नहीं आना। तो इंशाल्लाह अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो और आपका नाम मेरिट में है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। ये देखिए हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट थे जो अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनके रिव्यूज हैं। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, तकरीबन 250 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम।